आइए अब इस जंग में जरा आपको दिखाएं कौन कहां से मैदान में उतरा है, क्योंकि मोदी की पहली परीक्षा इसे जरूर करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन कहां से अपनी किस्मत को आजमा रहा है। ये पूरे हरियाणा की तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा दें। 90 सीटों में उम्मीदवार 1351 हैं, मतदाता 1.63 करोड़, 16,357 और ये जाटलैंड इस हिस्से में कुरुक्षेत्र, फिर बांगर और अहिरवाल, इस हिस्से में इस इलाके से ऐसे करके हमने उसको खंडित करके आपके लिए दिखाया है। इधर कांग्रेस से कैथल से संसदीय कार्य मंत्री हुड्डा के बेहद करीबी रणदीप सुरजेवाला, चेहरा भी प्रवक्ता भी पार्टी के। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि परिवारवाद की राजनीति पर अभी बात हो रही थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बहन चुनाव लड़ रही हैं, डॉक्टर वंदना शर्मा, सफीदों से, भारतीय जनता पार्टी से, उसी पार्टी से जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं ये बेटा बीवी बहन बंद करो देश में। अच्छा, इधर उचाना कला से देखिए, बीजेपी में हाल में शामिल हुई बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता। बीरेंद्र सिंह कांग्रेस से हटकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनकी पत्नी यहां से उच्चन कला से प्रेमलता जी चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसी ही तस्वीर आपको हम दिखाते हैं अलग अलग जगहों से मैदान में कौन कौन है। अब जरा महाराष्ट्र का रुख कर रहे हैं। दिग्गज नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, ये कंकावली से हैं। कांग्रेस में कुदाल से पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण राणे हैं और कांग्रेस के ही तसगांव से पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के आर पाटिल भी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। अब अन्य चेहरे, अब ये इससे आप पूरा हिस्सा जो है महाराष्ट्र का देख लीजिए। विदर्भ का वो इलाका, विदर्भ एक तो संतरे के लिए और एक किसानों की आत्महत्या के लिए, ये वो मुद्दा है महाराष्ट्र का जो हमेशा बीच बीच में उठता है लेकिन फिर दबकर दम तोड़ देता है। मराठवाड़ा मराठों का पूरा हिस्सा रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पूरे जो आप कह सकते हैं विरासत को आगे ले जाने की प्रक्रिया है, उस पर यहाँ जंग लड़ी जाती है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई, ठाणे, जहाँ पर शिवसेना कहा जाता भारी। अब किसके कितने उम्मीदवार हैं ये भी हमने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर वोट परसेंटेज आप 2009 का देखिए, सीटें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी 62, 82, कांग्रेस शिवसेना के 44, बीजेपी जिस मुकाबले शिवसेना लड़ी थी बहुत कम सीटें मिली थी पिछली बार, क्योंकि अब इससे पहले जो चलता था दोनों में गठबंधन में ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव में शिवसेना ही लड़ती आई थी। लोकसभा चुनाव में अलग फॉर्मूला, लेकिन विधानसभा चुनाव में शिवसेना ज्यादा लड़ते हुए भी 44 सीटें ही ला पाई थी और इधर 46 बीजेपी की। 13 एमएनएस निर्दलीय और अन्य, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एमएनएस के लिए, राज ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन जरा वोट परसेंटेज पर भी नजर डालिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी 14%, कांग्रेस 20, शिवसेना 16% के साथ भी कम सीटें थी उसकी। एनसीपी भी 16% पे, और इसी के साथ आप सीटों का फासला देखिए। एनसीपी की 62 सीटें, 44 सीटें सिर्फ शिवसेना की, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 14% एमएनएस का वोट परसेंटेज में हिस्सा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसके नजरिए से थानवी जी अगर एक बार जरा बात कर लें कि वोट परसेंटेज के मुकाबले देख रहे हैं तो बड़ा नेक टू नेक चला था पिछली बार मामला, और अब अलग अलग है सब, क्या हो रहा है? नहीं, वोट परसेंटेज आप देखिए लोकसभा और विधानसभा, इस बार ये देखना है कि लोकसभा में जितना करीब 60% के आसपास मतदान हुआ था, पिछली बार 2009 में भी इतना ही मतदान था, लेकिन विधानसभा में वो 46% तक जाके गिर गया था। हाँ। तो इस बार जो है वो 60% का मतदान कितना आता है, ये सारा का सारा खेल उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये जो युवाओं को मोदी बार बार अपील कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो एक तबका है जो इस प्रतिशत को इंटैक्ट रख सकता है। लेकिन अगर मतदान गिर जाता है, इसका मतलब तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी की उम्मीद की जाती है। लेकिन प्रतिशत अगर टिक जाता है, यानी 60% शायद न रहे, लेकिन वो फिर भी 60 और 55 के आसपास रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको निश्चय ही। लेकिन थानवी जी, मैं अगर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें हरियाणा में, तो टर्नआउट बहुत हाई था, 79%, 79% टर्नआउट था 2009 के विधानसभा चुनाव में। अब बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है ये कि ज्यादा वोट परसेंटेज है तो एंटी इनकम्बेंसी है, वो अब वैसे इससे ऊपर जाना शायद मुश्किल है। हरियाणा में 80% के लगभग मतदान, तो बहुत बड़ा मतदान था। ये अपने आप में एक एंटी इनकम्बेंसी तो है ही महाराष्ट्र में, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ। कम और ज्यादा, क्योंकि अब 15 साल के बाद लोग बदलाव जो है उसके लिए तैयार। लेकिन अब तो एंटी इनकम्बेंसी से तस्वीर साफ नहीं होगी, क्योंकि अब तो बीजेपी और शिवसेना ये कहाँ ये, क्योंकि ये जो जुआ भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, जनता कितना साथ देती है, क्योंकि अगर अकेले अपने बूते पे भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी अब जो ये जुड़ के काम करती थी, अब वो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प साबित करने के लिए जरूरी है कि वो राज्यों में मिलकर चुनाव न
लड़े। तो अगर वो रणनीति तभी सफल होती है जब अपने बूते पे सरकार बनती है, सरकार फिर किसी के साथ मिलकर बनती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी जो है उस ढंग से पिछड़े हुए हैं, उस ढंग से कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि कांग्रेस मुकाबले में अब नहीं है, तो बात अलग। लेकिन एक बार मैं बांद्रा से कमलेश सुतार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले संजय जी एक जल्दी से रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। जो हमने हिस्सा दिखाया था, अगर वो फिर से जो आपने हरियाणा का नक्शा दिखाया, हरियाणा नहीं, मैं एक बार महाराष्ट्र का रुख करना चाहती हूँ। विदर्भ और उसके साथ ही मराठवाड़ा जी, इन दो हिस्सों पर अगर जरा सा हम लोग अलग से बातचीत कर लें कि विदर्भ और मराठवाड़ा, विदर्भ बीजेपी, क्या मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को वैसा फायदा होता हुआ दिख रहा है जिससे वो स्पष्ट बहुमत तक पहुंच सके? देखिए, पहले विदर्भ की अगर बात करें, विदर्भ में 62 विधानसभा की 62 सीटें हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विदर्भ में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा था। हाँ। उन दिनों बीजेपी इस बात का भी प्रचार करते रहती थी कि विदर्भ एक अलग राज्य बनना चाहिए, लेकिन इन चुनाव में आपने देखा होगा बीजेपी ने इस बात को अपना मुद्दा नहीं बनाया। तो इससे बीजेपी को, और अभी जो उनके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने भी कहा कि हम राज्यों का बंटवारा नहीं चाहते। शायद ये कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शायद बीजेपी ने इस कारण इस मुद्दे को नहीं उठाया क्योंकि अगर उन्हें विदर्भ के इलाके में तो वोट मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे शायद इलाके में उनका नुकसान होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो और इसीलिए जरा सा उस मामले को बीच में कहीं दबा के रह गए। और मराठवाड़ा का जो अपने दर्शकों को भी दिखा दें, ये विदर्भ का पूरा हिस्सा, जो कि हालांकि अब मराठवाड़ा में भी किसानों की आत्महत्या उतना ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये विदर्भ का अलग करने की जो बात थी। और मराठवाड़ा की जो 46 सीटें हैं, ये बिल्कुल मुझे लगता है ये चतुर्थकोणीय मुकाबला यहाँ साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे किसी एक पार्टी का गढ़ होना ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे बटा रहेगा मामला। बिल्कुल बटा हुआ है, लेकिन बटा रहेगा तो फिर स्पष्ट बहुमत कहाँ से आएगा? इस एग्जाम में वोट डालने आपको जाना है। सीधे रुक करते हैं, कमलेश सुतार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमलेश, आप मुंबई, बांद्रा, इन तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं या नहीं? सुबह का माहौल है। मुंबई में अक्टूबर हीट भी है। जनरली मुंबई में सुबह जो सीनियर सिटीजन होते हैं ज़्यादा नंबर में वोट करने को निकलते हैं, लेकिन अंजना, पिछले बार लोकसभा चुनाव में भी मैं इसी बूथ पर था। जो उत्साह नज़र आ रहा था, युवा जिस नंबर से बाहर आ रहे थे, वो उत्साह अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। मुंबई में आमतौर पर ऐसे भी ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है। लोकसभा में जो वोटिंग हुई थी 50%, वो मुंबई में आज तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग थी। लेकिन इस बार पिछले बार के चुनाव से अगर कंपेयर किया जाए 2009 के चुनाव से, 2009 में 45% वोटिंग पूरे मुंबई में हुआ था। और नंबर पर डिपेंड करता है किस करवट उठ बैठेगा। मुंबई की अगर बात करें तो शिवसेना के लिए काफ़ी अहम है। मुंबई और कोंकण में ही शिवसेना की अच्छी खासी पेट है और इसी इलाकों पर शिवसेना का जोर है। एक बात अगर मैं अंजना यहाँ पे बताना चाहूँ कि शिवसेना की जो खासियत हमेशा रही है, वो मैन टू मैन मार्किंग में रही है। जिस तरह का नेटवर्किंग उनका रहा है, शाखाओं का नेटवर्किंग रहा है, उस हिसाब से शिवसेना वोटरों को बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा कामयाब रहती है। और शिवसेना की पूरी जो मदार है वो इसी पर बनी हुई है कि किस तरह से वोटरों को बाहर निकाला जाए। अगर ज़्यादा वोटर मुंबई में बाहर नहीं निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये शिवसेना के लिए चिंता की बात होगी। बिल्कुल, और इन इलाकों में, मुंबई और इन इलाकों में तो बहुत सारी उम्मीदें लगाकर शिवसेना पूरी पार्टी बैठी हुई है।